गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में आज। तो दोस्तों, आज से जो हमारा वीडियो है डेली अपलोड होगा। अब किसी प्रकार की आप लोगों को समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, तमाम कमेंट्स हमने आप लोगों के पढ़े थे, पर दोस्तों उस समय बहुत ही ज़रूरी कार्य था, कुछ लोगों को पता भी है। अब डेली जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा उद्यमशीलता पर खतरनाक प्रहार, और इसे लिखा है विकास सारस्वत जी ने। उद्यमशीलता का मतलब ये होता है दोस्तों, जिस तरह से उद्यमी एमएसएमई के थ्रू 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था हमारे देश के नौजवानों को, काश्तकारों को, जो भी लोग छोटा हो या बड़ा हो, जो भी बिजनेस में रुचि रखते हैं, जो बिजनेस में संलग्न है, ठीक है। तो उनके लिए तमाम तरह की संभावनाएं मोदी सरकार ने तलाशी। उसके बाद उसमें पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, ये बात सबको पता है। पर दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस उद्यमशीलता को खत्म करना चाहते हैं, उसे फिर उसी गर्त में भेजना चाहते हैं जहाँ पे उसका पहले अस्तित्व था। तो ऐसा न होने दें, उसी के ऊपर आज लेख यहाँ पे लिखा गया है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है, नए साल में जब लगभग हर तरफ सकारात्मक सकारात्मक का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा दृष्टिकोण जहाँ का जो भी पक्ष हो सब पॉजिटिव हो। हाँ, ये होगा, ये हो सकता है, ये होगा। वहाँ पे कोई ऐसा दृष्टिकोण ना हो कि नहीं ये तो होगा नहीं करेगा। सारी चीज़ें व्यवस्थित और जो आपको चाहिए उसी के अनुसार हो, उसे सकारात्मक कहते हैं। और नई उम्मीदों की रोशनी दिख रही तब राजनीतिक बिरादरी में एक वर्ग अभी भी नकारात्मक का दामन छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इस योजना ऑफिस इस गवर्नमेंट से जहाँ पर सकारात्मक सोच बढ़ रही है, सकारात्मक ज़रूरतों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, पर यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक हो चुकी हैं। वो तमाम तरह की कमियां ढूंढ रही हैं मोदी सरकार की योजनाओं में, और उसके बाद उन पे प्रहार कर रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी अभी जो रूलिंग, जो करंट की जो सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है राज्यों में, सारे प्रदेशों में हुआ है, तो उसमें वो कमियां ढूंढ के उनको बता रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, इसका प्रभाव आगे जाके बहुत ही खतरनाक होगा, जीडीपी गिर जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार की चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करके लोगों को बता रहे हैं। वह देश में उद्यमियों के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले, कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे विचार नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये जो विचार है, जो लेखक जिस दृष्टिकोण से यहाँ पे चीज़ों को रखे हैं, उसे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपनी भाषा में बता रहा हूँ। इसलिए आप कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, नहीं ये सर जो हैं बीजेपी की तारीफ़ कर रहे हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों को नीचा दिखा रहे हैं। तो मान्यवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन लेख में क्षेत्रीय या कांग्रेस या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों के वर्चस्व की बात होगी, उसमें लिखा होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो राजनीति में गौरव, आकांक्षा और हताश जैसे भावों की अभिव्यक्ति नारों और जुमलों के माध्यम से होती रही है। ये अभिव्यक्तियाँ उस दौर की राजनीति को परिभाषित भी करती रही हैं। जैसे इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा निराशा के माहौल में आशा की किरण दिखता था, या फिर एक समय गर्व से कहो हम हिंदू हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता से त्रस्त हिंदुओं का विप्लव घोष बना। इसमें सीधे सीधे लिखा गया कि कुछ ऐसी भी अभिव्यक्तियां होती हैं जो दोस्तों उस दौर की सबसे बड़ी राजनीति बन जाती है, एक लहर सी आ जाती है। जैसे 2014 में, अभी मैं बता दूं 2012-13 तक बीजेपी के बारे में कुछ नहीं था, पर अचानक जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि अगले नेक्स्ट पीएम के लिए नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, जो कि पहले ही गुजरात में तमाम तरह की संभावनाओं को जन्म दिया, वहाँ के रोजगार के लिए तमाम तरह के वैकल्पिक विकल्प उन्होंने उपलब्ध कराए। तो ये सारी चीज़ें मानो आग सी लग गई। उस समय हमारे जो देश की स्थिति थी, जो जीडीपी थी या फिर अन्य वस्तुओं का जो दाम था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। पर कहीं ना कहीं उनको एक आशा की किरण दिखाई दी,
जिसके बाद दोस्तों आज भाजपा न बन के भारतीय जनता पार्टी न करके लोग मोदी पार्टी कह रहे हैं, मोदी लहर कह रहे थे। तो उसी प्रकार इसमें कहा गया कि एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, तो पूरे देश में एक क्रांति की लहर आ गई थी। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्लोगन और आया, जिसके बाद मानो हमारे देश में एक एकीकरण का काम होगा। उसमें कहा गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, छद्म धर्मनिरपेक्ष से त्रस्त हिंदुओं का विप्लन घोष बना। ऐसे तमाम जगहों पे लोग थे, हिंदुओं के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी प्रकार से धर्म के आधार पर मैं किसी को बांटने की बात या किसी एक धर्म विशेष को मैं महिमान्वित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे देश में कई अभिव्यक्ति स्लोगन के माध्यम से देश में एकीकरण का विकास हुआ। देश में एक तरह से लहर की भावना उठी, जहाँ पे कुछ हिंदू भाई थे जो पूरी तरह से सताए हुए थे, दबे कुचले थे, जिनके अंदर किसी प्रकार की भावना नहीं थी, न समाज से जुड़ने की न देश से। जब इस घोष के साथ किया गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो कई जगहों से नए नए युवक आए, नए नए लोग आए, मिले। फिर भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सक्रियता दिखाई दी। इससे क्या होता है ना, कुछ ऐसे वक्तव्य होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जिससे लोगों में एकजुटता दिखती है, लोगों में सहयोग की भावना दिखती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं देश को हिंदू बनाने की बात की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यदि आपको एग्जांपल दूं, आप विदेश में रह रहे हों, आप 10 लोग हों न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो उसके बाद 10 लोग हो तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे 10 ठो परिवार हिंदू हैं। पर जिस दिन किसी प्रकार धार्मिक त्यौहार हो या फिर धार्मिक कुछ भी चीज़ों का आयोजन किया जाएगा, तो जब लोग सुनेंगे नहीं हम हिंदू हैं और हमारी आस्थाओं से संबंधित कहीं पे भव्य आयोजन किया जा रहा है तो मुझे सम्मिलित होना चाहिए, तो वहाँ पे पता चलता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, लोग बात करेंगे, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना बनेगी, फिर पता चलेगा कि हम कितने हिंदू हैं, फिर अब हमें करना क्या चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थित समाज को जन्म देती हैं, इसका कोई गलत नहीं है। यदि आज देखते हैं मुसलमान जो बड़े बड़े वो सेमिनार टाइप के नहीं करते, ताई जी क्या बोलते हैं, एक तरह से मार्केट टाइप लगाते हैं, उसमें कई कई जगहों से लोग आते हैं। तो इसका मतलब बस ये होता है कि संगठन होता है, एकीकरण होता है, समाज में जो दबे कुचले लोग हों उनको नई आशा दी जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनके समाधान के बारे में बात की जाए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या हुआ। लोकनायक जेपी का इंदिरा हटाओ देश बचाओ आपातकाल के बाद सत्ता परिवर्तन का मंत्र बना। 1975 में जब देश के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, बड़े बड़े मीडिया कर्मी थे, जो लोग भी कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सब लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ 1979 तकरीबन, उसके बाद लोकनायक जी ने कहा कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो दोस्तों ये भी एक तरह से बहुत बड़ा लहर था। ये इस स्लोगन से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था कांग्रेस पार्टी को। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी नारों या जुमलों को जन स्वीकार्यता मिली हो। वर्ष 2004 में भाजपा के इंडिया साइनिंग को जनता ने ठुकरा दिया। कुछ जुमलों को तो जनता ने न सिर्फ नकारा बल्कि जवाबी नारा देकर पुरजोर विरोध भी किया। अब यहाँ पे दिखा गया कि दोस्तों जनता के ऊपर है, कब किसके ऊपर भरोसा करे, जो दिखता है वो बिकता है। और 2004 में जिस प्रकार से उन्होंने एक और जुमला लाया, एक स्लोगन उन्होंने बनाया, इंडिया साइनिंग, यदि हमारी सरकार आएगी तो हम किस प्रकार से भारत जैसे देश को, जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, हम अच्छे से कर देंगे। पर जो जन स्वीकार्यता इसमें नहीं पहुँच पाई, लोगों ने इसका विरोध किया और ये जाके खाई में गिरी। जैसे 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी द्वारा दिए गए नारे चौकीदार चोर है का प्रतिकार में भी चौकीदार रूपी प्रचंड गर्जना में मिला। फिर भी ऐसी जन फटकार से बेफिक्र कांग्रेस के युवराज राहुल नए नए जुमले गढ़ते रहे। इसी कड़ी में उन्होंने पिछले कुछ समय से अंबानी और अदानी को अपशब्द के रूप में उपयोग कर अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बना लिया है। तो आपने देखा होगा कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था
तो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से उन्होंने उनकी गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें चोर कहा कि राफेल में तमाम तरह के घोटाले हुए हैं जिनका पूरी तरह से जिम्मेदार मोदी है, मोदी से जुड़े तमाम मंत्री हैं। पर जनता ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने बता दिया कि सही क्या है गलत क्या है। और आप देख सकते हैं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी और वहीं पे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिली थी। तो ये जन हैं, ये हमारे देश के लोग हैं। अब देश के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल पे जाके क्लिक कर देते हैं, वो जानकारी मिल जाती है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ों में कंपेयर करते हैं कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कर रहा है। अब देखिए जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से जो उसका राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कहीं न कहीं गुम हो चुका है। वो आए दिन जिस प्रकार से नए नए तर्क वितर्क लेके आती है, नए नए लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही है, ये बहुत ही गलत है। ये छद्म राजनीति का ही परिचय है जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व को धूमिल करता जा रहा है। और जो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है वो कहीं न कहीं खाई में गिरती चली जा रही है, अपना जनाधार जो है खोती चली जा रही है। उसका कारण बस यही है कि उनके पास विकल्प नहीं कि किस विकल्प के आधार पे हम सामने वाले को एलिगेट करें, एलिगेशन लगाएं। अब देखिए कुछ समय से उन्होंने किस प्रकार से अंबानी और अडानी को अपशब्द के रूप में भी उपयोग किया है कि ये ऐसे कुछ महानुभव दिग्गज बड़े बड़े उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं जो पूरी तरह हमारे देश को खा जाएंगे। और जो मोदी गवर्नमेंट है उन्हीं 10 लोगों को किस प्रकार से पैसा लुटा रही है, किसानों का पैसा लुटा रही है, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा लुटा रही है। ये सूटकेस वाली सरकार है, इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा। इनके कहने का मतलब ये है। यह दुस्साहस ही है कि जिस गांधी परिवार के सदस्यों पर तमाम घोटालों के आरोप लगते रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर हैं, वे उन कारोबारी घरानों को क्यों निशाना बना रहे हैं जिन्होंने उद्योग लगाकर रोजगार देकर बड़ी मात्रा में राष्ट्र के लिए संपदा सृजन किया। आप अभी बताइए, जो अंबानी और अदानी के ऊपर जो जिस प्रकार से आए दिन ये आरोप लगा रहे हैं, ये कभी भी कोई नहीं देखता कि उनका योगदान देश में कितना बड़ा है। उस योगदान की वजह से दोस्तों तकरीबन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, जो अपने घर से बाहर जाके रोजी रोटी कमा रहे हैं। यदि इसी प्रकार से उन बड़े बड़े बिजनेसमैन के व्यक्तित्व को धूमिल किया जाएगा तो एक दिन दूर नहीं। आपको बता दें, सच्चाई है कि किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ के गिने चुने 10-12 बिजनेसमैन ही होते हैं। उन्हीं के पास वो पैसा होता है, वो रोजगार की योजना होती है और जो सरकार के सहयोग से ही धरातल पर आ सकती है। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी राहुल जी को कि इस प्रकार से किसी के प्रभावशाली व्यक्तित्व को बिगाड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा उसका नुकसान बहुत ही बुरा होगा। जिन्होंने अब देखिए है, यही नहीं, कांग्रेस ने इन्हीं अंबानी और अदानी से चुनावी चंदा और यात्रा के लिए चार्टर्ड विमान जैसी सुविधाएं भी बेहिचक ली हैं। साथ ही अंबानी और अदानी को अपने शासनकाल में विभिन्न उद्योगों के लाइसेंस व स्वीकृति भी दी हैं। ऐसी विसंगतियों और प्रकट पाखंड के बावजूद राहुल गांधी द्वारा बार बार की जा रही इस जुमलेबाजी के बाद अंबानी अदानी का मसला आज चर्चा के केंद्र में है। यहाँ तक कि दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में भी दोनों उद्योगपति निशाने पर हैं। जहां राहुल ने कृषि कानूनों को अंबानी अदानी कानून बताया, वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली में तमाम राज्यों के किसान वहां पर आकर पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत करे, हमारी जो मांगे हैं उसको सुने और ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं किसान के ऊपर, ये पूरी तरह से बंद कर दे, ख़त्म कर दें। तो दोस्तों वहाँ पे भी किस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस या अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये बस अदानी और जो आपके रिलायंस के हैं उनको खुश करने की योजना बनाई गई है। उसके बाद जो भी ज़मीन खेत हैं किसानों का वो सब इनके कब्जे में चला जाएगा। ये बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। अभी आपने सुना होगा कि कल का जो न्यूज़ था उसमें कहा गया है, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने कहा है कि मैं जो कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन है, जो वैक्सीनेशन होगा, मैं नहीं लगाऊंगा।
हो सकता है कि किसी प्रकार की अन्य चीज़ें उसमें मिला दी जाएं। तो ये बहुत ही बेतुका बयान है। ऐसे बयानों से देश में तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं, दंगा होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पद पे विराजमान है, इन्हें इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। राहुल को लगता है कि बड़े उद्यमियों से ईर्ष्या भाव का राजनीतिक दोहन करने के साथ ही वो उनकी गुजराती पृष्ठभूमि के कारण जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति शंका के बीज रोपित कर पाएंगे। जबकि तथ्य यही है कि पिछले चुनाव में राफेल जैसे आरोपों को सिरे से खारिज कर जनता ने मोदी की ईमानदारी पर अपनी मुहर लगाई। यदि राहुल ने पिछले कुछ जनमतों को ठीक से समझा होता तो वह जानते हैं कि भारतीय समाज अब जाति, भाषा और क्षेत्रीयता की बेड़ियों को तोड़कर आकांक्षी समाज बन रहा है, जिसमें अंबानी और अदानी ईर्ष्या के पात्र न होकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नए भारत को वर्ग संघर्ष, धन संपन्नता से देश और उस देश को बौद्धिक प्रपंचों द्वारा गढ़े गए विचारधारा रूपी ढकोसलों में कोई रुचि नहीं है। मार्क्स और उनके देसी चेले अब भारतीय युवाओं को आकर्षित नहीं करते हैं। इसके उलट वॉरेन बफे, स्टीव जॉब्स और इंदिरा नूई नए आदर्श हैं। यदि फिल्मों को लोक संस्कृति का बिंब माना जाए तो वहाँ भी कथानक बदल रहे हैं। उनमें कभी उद्यमियों का खलनायक के रूप में चित्रण हुआ करता, परंतु आज उनके नायकत्व पर फिल्में बनती हैं। मणिरत्नम जैसे दिग्गज फिल्मकार खुद धीरूभाई अंबानी के जीवन पर गुरु फिल्म बना चुके हैं। तमिल अंबास मुद्रम अंबानी मुद्दमी बने नायक शंकरा नारायण ने रिलीज के बाद अपना नाम ही अंबानी शंकर रख लिया। तो देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग, महानुभाव लोग भी हैं जिनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। सोचिए, तो ये चीज़ें चाहिए। देर से हो सही, पर भारतीय अब समझने लगे हैं कि उसका भविष्य समाजवादी नारों में नहीं बल्कि उद्यम और संपदा सृजन में है। इस बोझ से आगे बढ़कर वैश्विक स्पर्धा में संपन्नता के संबंध में अमेरिकी विचार पीटर जेक ओ रुक के विचार उल्लेखनीय। अपनी पुस्तक ईट द रिच में उन्होंने लिखा कि क्यों कुछ स्थान अन्य जगहों से अधिक संपन्न होते हैं। वह जवाब देते हैं कि इसकी वजह बुद्धि तो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी जगह बेवर्ली हिल्स से ज़्यादा मूड नहीं, परंतु वहाँ के नागरिक पैसों में लूट रहे हैं। जबकि शतरंज की लोकप्रियता वाले रूस में लोग सूप बनाने के लिए पत्थर उबाल रहे हैं, तब रूस की वित्तीय हालत बहुत खस्ता थी। इस प्रकार ओ रुक कहते हैं कि यदि खनिज संपदाएं संपन्नता तय करती तो कई अफ्रीकी देश स्कैंडिनेवियाई देशों से अमीर होते हैं, और यदि शिक्षा संपन्नता का कारण होती तो 99% साक्षरता दर वाले उत्तर कोरिया की प्रति व्यक्ति या 44% साक्षरता दर वाले मोरक्को से 1/4 न होती। तो कहने का मतलब है, किसी भी देश में, राज्य में कितने भी संसाधन उपलब्ध हों, पर जब तक उस संसाधनों का दोहन, उस संसाधनों को सही जगहों पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, छत्तीसगढ़ हो चाहे उड़ीसा हो, ठीक है, बिहार को छोड़ दें, अभी राजस्थान को ले लें, वहाँ पे खनिज संपदा बहुत है भी, पर देखिए यदि प्रति व्यक्ति आय के बारे में देखा जाए तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इससे वही मिलता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे संपदाएं हों वहाँ पे इंसान अमीर हो। इसको यूटिलाइज करेगा वहाँ का बिजनेसमैन। कई पहलुओं पर विचार के बाद OR का निष्कर्ष यही रहा कि संपदा सृजन और उद्यमियों का सम्मान करने वाले समाज ही संपन्न बनते हैं। ठीक है, अमेरिका इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ हेनरी फोर्ड से लेकर बिल गेट्स अमेरिकी समाज के हीरो रहे। दूसरी ओर राहुल और उनके जैसी उद्योग विरोधी मानसिकता के लोग हमारे धूमियों को अपशब्द का पर्याय बनाकर हमें वापस उस समाजवादी खुमारी में वापस धकेलना चाहते हैं जिससे देश बड़ी मुश्किल से उभरा है। यदि अदानी अंबानी की राहुल की निंदा का आशय क्रोनी कैपिटलिज्म यानी सांठगांठ वाले पूंजीवाद से है, तो वह भी मोदी सरकार के किसी नीतिगत फैसले पर वाजिब सवाल उठाने में भी नाकाम रहे हैं। संप्रग शासन जरूर कई घोटालों का गवाह रहा, उसमें खास लोगों को लाभ पहुंचाया गया। कोयले से लेकर 2G स्पेक्ट्रम की बंदरबांट हुई। नेशनल हेराल्ड की जांच तो गांधी परिवार तक पहुंच गई। यानी क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए अदानी अंबानी के बजाय वाड्रा गांधी अधिक उपयुक्त जुमला था। द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस
में रुचिर शर्मा ने लिखा कि यह भारत का वह दौर था जिसमें छतरपुर की फार्म हाउस पार्टियों में अधिकांश अतिथि या तो जमानत पर होते हैं या तो जेल जाने की तैयारी में। ऐसे में जब राहुल अडानी अंबानी जैसे जुमले फेंकते हैं तो वह न सिर्फ भ्रम फैलाते हैं बल्कि संप्रंग के शासकीय अपराधों का ठीकरा भी मोदी शासन पर ही फोड़ते दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया कि कई सारी चीज़ें पिछले शासनकाल में, कहने का मतलब कांग्रेस में जन्म ली हैं, जिनका समाधान मोदी सरकार कर रही है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए जैसा कि आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें एक अच्छा इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, तो पढ़ने के बाद आपको जो उस योग्य है उससे आप विचार विमर्श करें, अपनी बातों को स्पष्टता के साथ उनके सामने रखें कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तब आप उससे बात करें, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अन्यथा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। नमस्कार।